नमस्कार साथियों, क्लास अगेन सबकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं थाईलैंड और कैम्बोडिया के बीच में जो जंग शुरू हो गया है, इसी के ऊपर आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। हम लोग ये समझेंगे कि किस प्रकार से ये दोनों देश जो एक बुद्धिस्ट कंट्री हुआ करता है और आपस में शांति बनाए हुए था, अचानक से ये लोग युद्ध में कैसे कूद पड़े। एक तरफ हम लोग जिस प्रकार से देख रहे हैं कि दुनिया के कई देश, जिनमें से इज़राइल हो गया, साथ में फ़लस्तीन हो गया, इज़राइल ईरान हो गया, उधर रशिया और यूक्रेन हो गया। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि दुनिया भर में कहीं न कहीं ये युद्ध जारी है। इसी बैकग्राउंड को हम लोग ध्यान में रखते हुए आज हम लोग इस बात के ऊपर पहुँचे हैं कि जो हमारा साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, उस साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में एक थाईलैंड आता है और दूसरा कैम्बोडिया आता है। जिन लोगों को पता नहीं है, उन लोगों को मैं बता देता हूँ कि अपना जो इंडिया है, इंडिया से हम लोग ईस्ट की तरफ जाएंगे तो म्यांमार मिलेगा और म्यांमार से सटा हुआ जो है ये थाईलैंड नाम का एक कंट्री है और दूसरा कैम्बोडिया नाम का एक देश है। तो थाईलैंड और कैम्बोडिया के बीच ही ये संघर्ष चल रहा है। दरअसल बात यह है कि थाईलैंड और कैम्बोडिया के बीच जो है 1000 साल पुराना दो शिव मंदिर है और इसी को लेकर के वहाँ पर जो है संघर्ष शुरू हुआ है। और इसी बीच कंबोडिया ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन से तुरंत युद्ध रोकने की गुहार लगाई है। उन्होंने यूनाइटेड नेशन के सामने कहा है कि जल्द से जल्द सीज फायर किया जाए। यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में कंबोडिया के राजदूत ने कहा, हम शांति चाहते हैं और बातचीत से हल निकालना चाहते हैं। और दूसरे तरफ थाईलैंड ने कहा है कि लड़ाई अब धीमी हो गई है और वह भी बातचीत के लिए तैयार है। थाईलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अगर कंबोडिया चाहे तो हम मलेशिया की मदद से भी बात करने को तैयार हैं। और मीडिया रिपोर्ट्स की अगर हम लोग माने तो उन लोगों का कहना है कि दोनों देशों के बीच सीमा पर 12 जगहों पर झड़पें हुई हैं, यानी कि 12 जगहों पर ये जो फायर्स हैं वो एक्सचेंज हुआ है। और इससे पहले थाईलैंड की सरकार ने बताया था कि 1 लाख से ज़्यादा लोग घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। अब तक थाईलैंड के 15 लोगों की मौत हो चुकी है और इसमें एक सैनिक और 14 आम नागरिक शामिल हैं और 46 लोगों के घायल होने की बात कही गई है। इधर अभी तक कंबोडिया की तरफ से मृतकों या घायलों की कोई आधिकारिक संख्या नहीं बताई गई है। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में एक शख्स के मारे जाने का दावा किया गया है। तो यही वो शिव मंदिर है और इसी शिव मंदिर को लेकर के ये फायर एक्सचेंज हो रहे हैं। और इनकी अगर हम लोग बात करें तो ये लगभग बॉर्डर वाले एरियाज़ में स्थित हैं। ये आप लोग देख पा रहे हैं, ये 75th एनिवर्सरी मनाया जा रहा था थाईलैंड कैम्बोडिया डिप्लोमेटिक रिलेशंस का। इन दोनों के बीच बहुत ही दोस्ताना माहौल रहा है और बहुत वर्षों से दोस्ताना माहौल रहा है। इनके जो पिताजी हुआ करते थे और इनके जो पिताजी हुआ करते थे, तो दोनों के पिताजी एक तरह से कहेंगे कि ये एक घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे और अभी अब ये दोनों लड़ पड़े हैं। तो हम लोग इन दोनों के बीच में जो ये युद्ध चल रहा है, इस युद्ध के वजह को हम लोग समझेंगे, जानेंगे। हालांकि अभी सीज फायर हुई नहीं है, बस बातें चल रही हैं। यूनाइटेड नेशन का इंटरवेंशन हो सकता है, बट जब आएगा उनके ऊपर इस तरह का कुछ इंटरवेंशन आता है तो हम लोग इनको एक नए वीडियो के माध्यम से अपडेट हो जाएंगे। हालांकि अभी अगर हम लोग चर्चा करें तो थाईलैंड का जो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर है, अच्छा मैंने एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर कहा, इनके पीछे का भी कारण है। अभी हम लोग जो कारण समझेंगे, कारण जो पढ़ेंगे, तो बेसिकली हुआ क्या है कि थाईलैंड में थोड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है। इन पॉलिटिकल क्राइसिस को भी एक कारण माना गया है इन दोनों के बीच में जो संघर्ष हो रहा है उनको लेकर के। तो थाईलैंड के जो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने वार्न किया है कि ये जो क्लैशेस चल रहा है थाईलैंड और कैम्बोडिया के बीच में, वो एस्केलेट हो सकता है और एक नया युद्ध शुरू हो सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि थाईलैंड कंबोडिया के बीच जो ये युद्ध चल रहा है, इसमें चाइना का भी रोल है। तो हम लोग इस वीडियो में समझते हैं थोड़ा कि वो क्या कारण रहे हैं जिस वजह से इन दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है। युद्ध तो हम लोग वैसे अगर देखें तो इन दोनों के बीच में जो ये शिव मंदिर हैं, इनको लेकर के शुरू हुआ और ये अभी काफ़ी आगे तक बढ़ चुका है। कल रात ये खबर आ रही थी कि थाईलैंड की मीडिया ने ये रिपोर्ट किया था कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वहाँ पर मार्शल लॉ को लागू कर दिया गया है।
थाईलैंड के जो कमांडर हैं, कमांडर ऑफ द मिलिट्रीज बॉर्डर डिफेंस कमांड, उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा कि मार्शल लॉ जो है वो अब लागू कर दिया गया है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अंथाबुरी एंड 1 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ट्रैक्ट में मार्शल लॉ लागू कर दिया। कुल मिलाकर के 8 डिस्ट्रिक्ट्स में मार्शल लॉ को लागू किया गया है। तो कैम्बोडिया के एम्बेसडर ने यूनाइटेड नेशन में कहा है कि वो लोग अनकंडीशनल सीज फायर चाहता है थाईलैंड से और पीसफुल सॉल्यूशन चाहता है इस डिस्प्यूट को लेकर के। कैम्बोडिया ने भी कहा है कि वो लोग भी इमीडिएट सीज फायर चाहते हैं। और थाईलैंड इज येट टू रेस्पॉन्ड टू कैम्बोडिया सीज फायर प्रपोजल पब्लिकली इन्होंने अभी सीज फायर प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया है। कंट्री ने डिक्लेयर कर दिया है मार्शल लॉ इन 8 डिस्ट्रिक्ट्स बॉर्डरिंग कैम्बोडिया। और फिर अगर हम लोग दूसरे तरफ देखें तो देयर इज़ नो नीड फॉर थर्ड पार्टी मीडिएशन फॉर बोथ कंट्रीज टू एंड देयर हॉस्टिलिटीज़। इन लोगों के बीच में जो हॉस्टिलिटीज़ है यानी कि जो ये संघर्ष चल रहा है इनके बीच में इन्होंने कहा है कि किसी थर्ड पार्टी की हमें ज़रूरत नहीं है। ये थाईलैंड के फॉरेन मिनिस्टर विदेश मंत्री ने कहा है। इस तरह का स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। जिस प्रकार से हम लोग पास्ट में देख चुके हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो संघर्ष चल रहा था उसमें ट्रंप साहब आ गए थे सीज़ फायर की क्रेडिट लेने के लिए। उसी प्रकार से इज़राइल और ईरान के बीच जो संघर्ष चल रहा था तो उसमें भी ट्रंप साहब ने क्लेम किया था कि उन्होंने सीज़ फायर करवाई है। और इसी तरह की सीज़ फायर की बातें चल रही थी यूक्रेन और रशिया के बीच जो संघर्ष चल रहा है। हालांकि ये सफल तो नहीं हो पाया, यानी कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है वहाँ सीज फायर कराने में ट्रंप साहब शायद कामयाब नहीं हो पाया और बाकी जगह तो ये क्रेडिट लेने आ जाते हैं। पता नहीं यहाँ भी उनकी शायद एंट्री हो जाए। तो हम लोग उन 5 फैक्टर्स को समझते हैं जिस वजह से थाईलैंड और कैम्बोडिया युद्ध के कगार पे हैं। पहला कारण है 1962 का इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का टेम्पल रूलिंग, दी 1962 आईसीजे टेम्पल रूलिंग। तो क्या था इसमें? आईसीजे ने, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने क्या रूलिंग दी थी ये जो टेम्पल्स के रिगार्डिंग है? तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अवॉर्डेड प्रे विहार टेम्पल टू कैम्बोडिया दैट बोथ साइड्स हैड क्लेम्ड। अब देखो क्या है कि जिस कैम्बोडिया और ये जो थाईलैंड है इनके बॉर्डर के ऊपर स्थित है प्रे विहार टेम्पल, ये वहाँ पे टेम्पल स्थित है। तो आईसीजे की 1962 की रूलिंग क्या कहती है? ये रूलिंग कहती है कि ये जो प्रे विहार टेम्पल है वो कैम्बोडिया को उन्होंने दे दिया था। और हालांकि इस टेम्पल के ऊपर दोनों तरफ का क्लेम था लेकिन इसको कैम्बोडिया को दे दिया था। अब देखो आईसीजे की जो ये रूलिंग है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो ये रूलिंग है, ये एम्बिग्विटी से भरा हुआ है अबाउट द लैंड एडजेसेंट टू द टेम्पल। टेम्पल के आसपास जो लैंड है उसको लेकर के इन्होंने कुछ निर्देश नहीं दिया था। डिकेड्स लॉन्ग हॉस्टिलिटीज बिटवीन द टू कंट्रीज दैट इरप्टेड इन एन आर्म्ड कन्फ्लिक्ट इन 2008 में भी इस तरह की कन्फ्लिक्ट देखने को हमें मिली थी। और कई सालों तक ये कन्फ्लिक्ट वहाँ पे जारी रहा था और डजन्स की संख्या में लोग भी मारे गए थे। द कन्फ्लिक्ट आल्सो स्प्रेड टू अदर कंटेस्टेड टेम्पल्स। और ये जो झगड़े हैं, ये जो संघर्ष हैं, ये बाकी दूसरे टेम्पल्स तक भी पहुँच चुका था। अब तो इन 2013 में भी आईसीजे ने रूल किया था, यानी कि उनकी एक जजमेंट थी, उसमें उन्होंने कहा था कि द सराउंडिंग लैंड आल्सो बिलोंग्ड टू कैम्बोडिया एंड थाईलैंड वाज फोर्स्ड टू विथड्रॉ ट्रूप्स फ्रॉम द एरिया। अब देखो क्या है कि 1962 की जो ये रूलिंग है, इस रूलिंग में उन्होंने क्या कहा कि ये जो प्रे विहार टेम्पल है वो कैम्बोडिया को दे दिया जाए। चलो ठीक है। इसके बाद कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया कि ये जो टेम्पल है, टेम्पल के आसपास की जो ज़मीन है उसके ऊपर अब झगड़े शुरू हो गए। उस चीज़ के ऊपर किसी तरह की कोई रूलिंग दी नहीं गई थी, तो फिर से झगड़े शुरू हो गए। तो 2013 में आकर के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फिर से एक रूलिंग दी और उस रूलिंग में उन्होंने बताया कि ये जो ज़मीन है, ये ज़मीन भी अब कैम्बोडिया को बिलोंग करता है और थाईलैंड को फोर्सफुल्ली यहाँ से अपने ट्रूप्स को, यानी कि अपनी सेना को हटाना पड़ा। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 2008 में जो ये कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था और 2013 में जो आईसीजे की रूलिंग थी, इस रूलिंग के वजह से कैम्बोडिया की यहाँ पे विक्ट्री मानी जा सकती है। कैम्बोडिया यहाँ पे विजय हुआ, ये वो लोग क्लेम करते हैं। तो एक ये वजह रहा।
दूसरा वजह जो है वो ये है कि थाईलैंड और कैम्बोडिया के बीच में जो ये बॉर्डर्स हैं, ये बॉर्डर्स अनडिमार्केटेड है, यानी कि वो कुछ पुख्ता बॉर्डर नहीं है, यही वाला लाइन है, इस लाइन के इधर थाईलैंड होगा, इधर कैम्बोडिया होगा, ऐसा कुछ डिमार्केटेड लाइन नहीं है। ज़्यादा जंगल होने के वजह से ये अनडिमार्केटेड है। तो थाईलैंड एंड कैम्बोडिया हैव contested border that is a result of ambiguous colonial era treaties। अब जैसे हमारे देश के ऊपर, जैसे हमारे भारत के ऊपर अंग्रेजों का शासन था, वैसे ही यहाँ पर भी उनका शासन था। तो कॉलोनियल एरा ट्रीटीज़ के वजह से उनके समय में जो ट्रीटीज़ हुई थी, तो वो ट्रीटीज़ जो है काफ़ी कन्फ्लिक्टिंग है। कन्फ्लिक्टिंग यानी कि उनके द्वारा जो मैप बनाया गया वो मैप काफ़ी कन्फ्लिक्टिंग है, दोनों साइड एग्री नहीं करते हैं, और जो एरियाज़ हैं वो ओवरलैप करते हैं। तो ओवरलैपिंग हिस्टोरिकल क्लेम्स ओवर कल्चरल साइट्स दैट आर लोकेटेड एट स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशंस अलोंग द बॉर्डर। बॉर्डर एरियाज जो हैं वहाँ कुछ स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं। तो ये जो है दोनों साइड ये क्लेम करते हैं। अब दोनों साइड क्लेम करेगा तो फिर झगड़ा तो होना तय है। तो द बॉर्डर पार्टिकुलरली एट टू ऑफ द मोस्ट कंटेस्टेड लोकेशन, जिसमें कि एक प्रसत्ता मुएन थॉम टेम्पल है और दूसरा प्रे विहार टेम्पल है, वहाँ पे ये डिमार्केटेड नहीं है, और डिमार्केशन नहीं होने के वजह से ये झगड़े चल रहे हैं। वाइल दी ICJ हैज़ अवार्डेड द प्रे विहार टेम्पल टू कैम्बोडिया, द स्टेच्यू ऑफ प्रसत्ता मुएन टॉम टेम्पल रिमेन्स कंटेस्टेड। अब देखो, प्रे विहार टेम्पल तो कैम्बोडिया को दे दिया गया है ICJ की रूलिंग के थ्रू, लेकिन वहाँ की जो स्टैचू है प्रसन्नता मुएनथॉम टेम्पल का, वो कंटेस्टेड है, और करेंटली ये थाईलैंड के कंट्रोल में है। मतलब कि ये स्टैचू थाईलैंड के कंट्रोल में है, और प्रे विहार टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो है वो कैम्बोडिया को दे दिया गया है। एक ही जगह दोनों रहेंगे तो फिर झगड़े तो होंगे ही। अब जो अभी के समय कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो ये क्लेशेस चल रहा है, ये इन द विसिनिटी ऑफ प्रसन्नता मुएनथॉम टेम्पल के विसिनिटी में ही चल रहा है। दैट थाईलैंड ब्लेम्स ऑन कंबोडियन एग्रेशन। थाईलैंड का ये ब्लेम है, ये ब्लेम कर रहा है कि कंबोडिया ने एग्रेशन शो किया है। थाई मिलिट्री का कहना है कि कंबोडिया ने पहले डिप्लॉय किया एक सर्विलेंस ड्रोन को, और उसके बाद हैविली आर्म्ड ट्रूप्स को और इक्विपमेंट्स को वहाँ पे उन्होंने डिप्लॉय किया, और डिप्लॉय करने के बाद कैम्बोडियन फोर्सेस ने पहले मतलब फायर किया था, पहले उन्होंने एग्रेशन शो किया था। और पहले उन्होंने अगर एग्रेशन शो किया तो इसका मतलब ये है कि हमें भी तो रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, यानी कि थाईलैंड ने भी रिस्पॉन्ड किया। तो इस तरह का क्लेम किया जा रहा है थाईलैंड की मिलिट्री के द्वारा। तो ये दूसरा कारण है, अनडिमार्केटेड बाउंड्रीज। तीसरा है लैंड माइंस इन बॉर्डर रीजन्स। ये जो बॉर्डर रीजन्स हैं, उन रीजन्स में लैंड माइंस को बिछा दिया गया है। देखो, थाईलैंड ने ये एक्यूज़ किया है कैम्बोडिया के ऊपर कि उन्होंने जो एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं वहाँ पे उन्होंने लैंड माइंस बिछा करके रखा है। थाईलैंड हैज़ एक्यूज्ड कैम्बोडिया ऑफ लेइंग लैंड माइंस इन द कंटेस्टेड बॉर्डर एरियाज इन वायलेशन ऑफ प्रीवियस एग्रीमेंट। पहले जो एग्रीमेंट किया गया था उस एग्रीमेंट को ये तोड़ रहा है, और इस इशूज़ के वजह से यहाँ पे मतलब इस इशू ने ये एक मेजर रोल प्ले किया है इन एस्केलेटिंग द मंथ्स लॉन्ग टेंशन दैट इरप्टेड इन द एक्सचेंज ऑफ मिसाइल्स एंड रॉकेट्स। और रिसेंट वीक्स में कई थाई सोल्जर्स इंजर्ड हुए इन लैंड माइंस एक्सप्लोजन्स के वजह से। 5 सोल्जर्स इंजर्ड हुए हैं इन एक्सप्लोजन्स में वेडनेसडे को। और फिर थाईलैंड ने ये एक्यूज़ किया है कैम्बोडिया के ऊपर कि वो लोग जानबूझ करके ये लैंड माइंस को बिछाते हैं इन द एरियाज दैट वर म्यूचुअली एग्रीड टू बी लैंड माइन फ्री फॉर पेट्रोलिंग। पेट्रोलिंग के लिए जो म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ था कि इन रीजन्स में किसी तरह का कोई भी लैंड माइंस नहीं बिछाया जाएगा, उन रीजन्स में ये कैम्बोडिया वाले लैंड माइंस को बिछाते हैं। और अगर लैंड माइंस को बिछाएंगे तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई इंजर्ड तो होगा ही। तो इसमें थाईलैंड के कुछ सोल्जर्स इंजर्ड हो गए। तो ये तीसरा कारण हम लोग कह सकते हैं। चौथा कारण ये भी कहा जा सकता है कि दोनों कंट्री में, चाहे थाईलैंड हो चाहे कैम्बोडिया हो, दोनों जगह पे ये जो मिलिट्री हैं उनका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है। यानी कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर्स थोड़े वीक प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं। इलेक्टोरल प्रोसेसेस होता है, लेकिन मिलिट्री का डोमिनेंस वहाँ पे होता है दोनों कंट्री में। तो मिलिट्री ऐसा मतलब इन दोनों जगहों पे, इन दोनों कंट्रीज़ में मिलिट्री को थोड़ा ज़्यादा पावरफुल माना गया है, और वहाँ मिलिट्री ज़्यादा पावरफुल है भी। एंड मिलिट्री इज़ वाइडली बिलीव्ड टू बी
calling the shots in both Thailand and Cambodia, which is seen to be closely aligned with the country's monarchy. अब ये जो मिलिट्री हैं इनका थोड़ा सा एलिनिएशन वहाँ की मोनार्की से ज़्यादा है दोनों जगह पे, चाहे थाईलैंड हो कैम्बोडिया हो, दोनों जगह पे वीक इलेक्टेड गवर्नमेंट है एंड दैट कैन नॉट ऑपरेट इंडिपेंडेंटली। अब जब इंडिपेंडेंटली ऑपरेट नहीं करेंगे तो मिलिट्री तो वहाँ पे मिलिट्री पावरफुल होने के वजह से और वीक इलेक्टेड गवर्नमेंट होने के वजह से यहाँ पे ये जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट नहीं कर पाते हैं, मिलिट्री का डोमिनेंस है। कैम्बोडिया की बात करें तो वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस इज एसेंशियली अ डायनेस्टी इन इट्स ऑन राइट। एक तरह से डायनेस्टी ही चलती हैं, कहने को बस वहाँ पे इलेक्शन होता है। अगर हम लोग देखें तो पिछले वाले जो प्राइम मिनिस्टर थे 1985 से 2023 तक थे, और जब उन्होंने रिज़ाइन किया मेड वे फोरित्सन तो उनके बेटे हुएन मनेत बने। इससे पहले हुन सेन वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे जो कि 1985 से 2023 तक रहे। तो एक तरह से कह सकते हैं लगभग 38 ईयर्स तक वो वहाँ पे के प्राइम मिनिस्टर रहे। फिर उसके बाद सेम प्राइम मिनिस्टर पोस्ट जो है इनके बेटे को मिल गया टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर। 2023 में जब उन्होंने रिज़ाइन किया था तो उनका बेटा हुन मनेत जो है वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बना। थाईलैंड की अगर बात करें तो यहाँ की भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। मिलिट्री हैज़ रन सेवरल गवर्नमेंट फॉर डिकेड्स, दशकों तक यहाँ पे मिलिट्री ने शासन किया है ओवर द पास्ट सेंचुरी एंड रैन द कंट्री एज अर्ली एज अंटिल 2019 तक भी जो है थाईलैंड में मिलिट्री लोगों का ही एक तरह से कहेंगे कि शासन था। आफ्टर कैप्चरिंग पावर इन 2014 2014 में मिलिट्री ने वहाँ पे टेक ओवर कर लिया था गवर्नमेंट को। 2019 तक 2014 में मिलिट्री ने थाईलैंड की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको उन्होंने कैप्चर कर लिया था और उसके बाद ये 2019 तक ये गवर्नमेंट चली थी, यानी कि मिलिट्री की गवर्नमेंट चली थी। फिर उसके बाद मिलिट्री का ही डोमिनेंस है एक तरह से हम लोग कहेंगे। प्राइम मिनिस्टर तो एक मुखौटा है। करेंटली थाई सीनेट जो होते हैं उनको मिलिट्री के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है, यानी कि ये जो थाई सीनेट है, थाईलैंड की जो सीनेट है वो मिलिट्री अपॉइंट करते हैं एंड दी सीनेट एसेंशियली हैज़ वीटो इन द सिलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के सिलेक्शन में इस सीनेट का वीटो होता है। इसका मतलब ये हुआ कि थाईलैंड में जो प्राइम मिनिस्टर का चुनाव होता है वो सीनेट करती है और सीनेट को अपॉइंट कौन करते हैं, मिलिट्री करते हैं। एक तरह से इनडायरेक्ट डोमिनेंस, इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस मिलिट्री का है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के सिलेक्शन के प्रोसेस में। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्शंस जो है वहाँ पे वो एक फ्रूटलेस एक्सरसाइज है, तो मिलिट्री का ही डोमिनेंस है वहाँ पर भी। तो चौथा कारण ये हुआ। पांचवा कारण हम लोग ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल क्राइसिस थाईलैंड में जो है उनको माना जा रहा है कि वो कैम्बोडियन प्लॉट है। कैसे, तो इसको हम लोग समझेंगे। ये जो मोहतरमा आप लोग देख रहे हैं ये थाईलैंड की प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी। तो थाईलैंड की प्राइम मिनिस्टर, और 2-3 महीने पहले आपने इनको देखा होगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो थाईलैंड विजिट हुआ था वहाँ पर इन्होंने इनको देखा होगा। तो काफ़ी यंग लेडी हैं और ये वहाँ की प्राइम मिनिस्टर बनी हैं। तो हालांकि इन्हें रिज़ाइन करना पड़ा और इनके रेजिग्नेशन के पीछे का जो कारण बताया जा रहा है वो ये है कि ये कैम्बोडियन प्लॉट है, यानी कि कैम्बोडिया ने साजिश रची और इन्हें प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट से इनको हटा दिया गया। हुआ क्या था इनको हम लोग जानते हैं। ये जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है केम एट ए टाइम व्हेन थाईलैंड वाज ऑलरेडी इन द मिडस्ट ऑफ पॉलिटिकल क्राइसिस दैट वाज क्रिएटेड बाय कैम्बोडिया। कैम्बोडिया के द्वारा इसको क्रिएट किया गया था। तो कैसे क्रिएट किया गया था, तो बेसिकली क्या था, थोड़े बहुत इशूज़ चल रहे थे इन दोनों के बीच में और इस वजह से ये जो कैम्बोडियन प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी तो इन्होंने मिलिट्री के बारे में कुछ कहा था। तो ये कैम्बोडिया और थाईलैंड के बीच में एक फ़ोन कॉल हुआ था और उस फ़ोन कॉल में इन्होंने जो इश्यूज़ हैं उन इश्यूज़ को ये लोग रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। तो इसी में इन्होंने मिलिट्री के बारे में कुछ कहा था तो इसको इन्होंने लीक कर दिया। तो एसन वाज एन ओल्ड acquaintance of the influential Shinawatra family and had friendly ties. She called him uncle. तो ये जो हैं इन्होंने कैम्बोडिया के प्राइम मिनिस्टर जो थे उनके पिताजी को इन्होंने कॉल किया था और कॉल जब किया था तो इन्होंने उनको क्या कहा था, अंकल कहा था। और जब अंकल कहा तो एक तरह से ये दिखता है कि अगर ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं तो वी कॉल दैम सर और मैडम, बट उन्होंने अंकल कहा तो एक तरह से ये फ्रेंडली रिलेशंस को दिखाता है। इनके जो पिताजी हैं और कैम्बोडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे
कैम्बोडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके जो पिताजी हैं दोनों एक समय में अपने अपने देश में राज किया करते थे। तो अभी दोनों के बेटे हैं और ये भी उनकी बेटी है। तो अ, इन्होंने कॉल किया था और उनको अंकल कह के संबोधित किया था कि ऐसे ऐसे अपने बेटे को समझा लो, इस तरह का कुछ इशू है और उन इशूज़ को रिजॉल्व करने की बात हो रही थी। बट हुआ क्या कि कैम्बोडिया की तरफ से ये जो फ़ोन कॉल कन्वर्सेशन था उनको उन्होंने लीक कर दिया, जिसमें इन्होंने थोड़ी बहुत कुछ बातें कही थी मिलिट्री के बारे में, जिस वजह से थाई सीनेट जो है इन्होंने इनको सस्पेंड कर दिया। तो सेन ऑन हिज पार्ट licked the entire conversation and that led to storm in Thailand leading to her suspension as the prime minister। और इस वजह से ये जो शिनावात्रा हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया गया और उन्हें गद्दी छोड़नी पड़ी। तो शिनावात्रा was suspended on July 1st by the country's constitutional court over a scandal stemming from her conversation with former Cambodian Prime Minister Sen related to the two countries border conflict। तो बॉर्डर कन्फ्लिक्ट को लेकर के ही बातें हो रही थी और ये जो बातें हैं, ये जो कन्वर्सेशन है, फ़ोन कॉल्स जो थे, इसको लीक कर दिया गया और लीक होने की वजह से थाई सीनेट जो है वो एक्टिव हो गई और वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उन्होंने इनको सस्पेंड कर दिया। 1 जुलाई 2025 को इन्हें सस्पेंड कर दिया गया था और इस तरह से वहाँ पर यानी कि थाईलैंड में एक तरह से ये माना जा रहा है कि ये कैम्बोडियन प्लॉट ही है, कैम्बोडिया की तरफ से ये साजिश रचा गया है पॉलिटिकल क्राइसिस थाईलैंड में क्रिएट करने की। और ये पॉलिटिकल क्राइसिस भी एक वजह हो सकता है इन दोनों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो साथियों, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हम लोग ये समझे कि क्या कारण रहे जिस वजह से इन दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है। तो इन युद्ध के कारण को हम लोग समझे। हालांकि अभी की बात करें तो अभी ये न्यूज़ आ रहा है कि इन दोनों के बीच में यानी कि थाईलैंड और कैम्बोडिया के बीच में ये माना जा रहा है कि शायद सीज फायर हो जाए, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का इंटरवेंशन यहाँ पे हो चुका है। तो लेट अस सी कि क्या होता है। और थोड़ा बहुत हम लोग और भी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं। वो ये है कि जैसे प्रे विहार मंदिर जो है ये भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है और ये एक प्राचीन हिंदू मंदिर है। दांगड़ेक पर्वतमाला के शिखर पर यह बना हुआ है और 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच अलग अलग खमेर राजाओं ने इनका निर्माण करवाया था। दांगड़ेक पहाड़ की चोटी पर यह मंदिर स्थित है और नक्काशीदार दीवारें हैं इनकी। और इनकी दीवारों को अगर हम लोग देखें तो इनकी दीवारें मतलब काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर काम किया गया है। उत्तर से दक्षिण तक 800 मीटर दूरी में फैली हुई यह मंदिर है। और इनके द्वार की अगर हम लोग बात करें तो पहला गोपुरा है जो कि इनका ये द्वार है, जो कि प्रवेश द्वार, और यहाँ पे सीढ़ियाँ भी बने हुए हमें दिखते हैं। मंदिर में हमें शिव जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी और अप्सराओं और पौराणिक दृश्यों की मूर्ति यहाँ पर खुदी हुई है। समुद्र मंथन की भी नक्काशी करी गई है और नंदी पर बैठे जो हैं शिव की भी नक्काशी हमें इस मंदिर के दीवारों पर देखने को मिलता है और गरुड़ पर सवार विष्णु जी की नक्काशी भी यहाँ देखने को मिलता है। गर्भगृह भी है मंदिर में जिसमें शिवलिंग रखा गया है और अब ये शिवलिंग गायब है वहाँ से। कैम्बोडिया इस मंदिर को राष्ट्र गौरव का प्रतीक मानता है। और तो इनको हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है एक कॉन्फ्लिक्ट जो शुरू हुआ वो प्रे विहार मंदिर से हुआ, जिनको कि आईसीजे की रूलिंग के तहत कैम्बोडिया को ये प्रे विहार मंदिर दे दिया गया था। और फिर बाद में 2013 में जो रूलिंग दी गई आईसीजे की, उसमें भी वहाँ का जो एडजॉइनिंग एरिया था, एडजॉइनिंग लैंड था, उसको भी कैम्बोडिया को दे दिया गया था। और तामुएन थोम मंदिर की अगर बात करें तो इनके ऊपर थाईलैंड का ये क्लेम है और प्रसाद तामुएन थोम मंदिर भगवान शिव को ही समर्पित है और थाईलैंड और कैम्बोडिया की सीमा पर दांगड़ेक पर्वतमाला में ये स्थित है। और ये मंदिर भी शिव जी का मंदिर है और 1000 साल पुराना ये मंदिर है। और खमेर शैली के ये मतलब पुष्प डिज़ाइन इस पर देखने को मिलता है। कई देवताओं के जो नक्काशी हैं वो इनकी दीवार पर हमें देखने को मिलता है। काले बलुआ पत्थर की नक्काशी है इसमें। गोपुरम के रूप में हमें यहाँ पे प्रवेश मंडप देखने को मिलता है। गर्भगृह भी यहाँ पर शामिल है। 11वीं शताब्दी में खमेर राजा उदयादित्य वर्मन द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था और मंदिर की विशेषता इसका गर्भगृह है जहाँ चट्टान को ही शिवलिंग के रूप में तराशा गया है। तो काफ़ी खास मंदिर है। अंगकोर वाट मंदिर से थाईलैंड के फिमाई मंदिर तक जाने वाले प्राचीन खमेर रास्ते पर यह स्थित है और इन दोनों मंदिरों में जाने वाले लोग इस मंदिर में दर्शन करने आते थे और यहाँ पर ठहरते थे। मंदिर का प्रवेश द्वार दक्षिण दिशा की ओर है और
जो कि खमेर परंपरा से अलग एक दुर्लभ उदाहरण है। और ये मंदिर दोनों देशों में पहुंचा, मतलब यह मंदिर दोनों देशों से पहुंचा जा सकता है, यानी कि थाईलैंड से भी और कैम्बोडिया से भी। तो इस तरह से ये हम लोग कह सकते हैं कि इन दोनों मंदिर का जो परिचय है वो हो गया। काफ़ी खास है, दोनों देश इनको काफ़ी खास मानता है, अपने राष्ट्रीय गौरव का एक हिस्सा ये मानता है, तो इसलिए भी ये एक कन्फ्लिक्ट रीजन बन चुका है। तो साथियों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कंटेंट अगर अच्छा लगा तो अपने साथियों के साथ इनको शेयर भी करें। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।